फिर से अपना स्वागत है इस दूसरे डीएनए के सेकंड पार्ट मॉलिक्यूलर बेसिस अपना चालू हो रहा था। उसमें अपन ने सबसे पहले डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अपन ने देखा था डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और अपन ने देखा था उसके वेरियस डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, वो चीज़ देखी थी। तो उसी की चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं अपन। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर अपन ने हिस्टोन मॉलिक्यूल की बात की थी। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था हिस्टोन मॉलिक्यूल के बारे में। हिस्टोन क्या होता है? तो अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो सेंटर में किसी को रखता है और उसके अराउंड रैप होता है। सेंटर में रखता है, उसे अपन बोलते हैं हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन होता है और वो बेसिक होता है। डीएनए एसिडिक होता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रोटीन अपने को पता है नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटीन जो रहता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो फिर जो हिस्टोन का जो प्रोटीन होगा वो भी नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो डीएनए का हिस्टोन, तो हाँ क्या बोल रहा था, हाँ तो डीएनए के अंदर जो प्रोटीन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए का प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होता है और हिस्टोन पॉजिटिव होता है। ज़्यादा ही अगर बहुत ही लग रहा हो कि हिस्टोन को याद कैसे करेंगे, तो एक एच बनाओ। ठीक है, तो ये जो एच है ये क्या बता रहा है आपको, इधर देखो, ये एच बता रहा है प्लस साइन, ये एच बता रहा है प्लस साइन। ठीक है, और फिर अपन ने देखा कि बीड ऑन सीट अपीयरेंस कैसा होता है। इसमें अपना क्रोमेटिन होता है। ठीक है, क्रोमेटिन का बीड ऑन सीड अपीयरेंस बिल्कुल रुद्राक्ष के जैसा अपीयरेंस दिखता है अपने को। और ये अपन कब देख सकते हैं, मेटाफेस में मेटाफेसिक प्लेट बनती है, अपन ने देखा था। तो उस केस में ये कंडेंस हो जाता है। अपन कुछ और प्रोटीन की बात करते हैं जिसका नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये होते क्या है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन? तो होता ये है कि एक होता है अपने पास में, सबसे पहले अगर अपन क्रोमेटिन के लेवल की बात करें तो अपने पास हिस्टोन है, हिस्टोन रहता है। ठीक है, और ये अपन देखेंगे कि अपने को ये बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस दे रहा है। ठीक है, लेकिन सेम चीज़ अगर अपन बहुत लार्ज लेवल पे बात करते हैं, ये तो बहुत छोटा लेवल है, अगर अपन धीरे धीरे इसके लेवल बढ़ाते जाएं, ठीक है, और एक बड़े लेवल की बात करें तो उसको बोलते हैं अपन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। वहाँ पे आता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, फिर देखो देखो न्यूक्लियस में कुछ क्रोमेटिन होता है जो लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, लूजली पैक्ड होता है। ऐसा होता है क्या, ये सेल है अपनी, ये न्यूक्लियस है अपना। तो यहाँ का जो डीएनए है अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डीएनए को पहले बाहर निकाला। डीएनए को बाहर निकालने पर अपन देखा कि यहाँ पर कुछ स्टेन, ये कुछ तो लाइटली स्टेन है और कुछ जगह डार्कली स्टेन है। कुछ जगह तो लाइटली स्टेन है और कुछ जगह ऐसे, देखो ये हो गया डार्क वाला स्टेन, ये हो गया लाइट वाला स्टेन, फिर ये हो गया डार्क वाला स्टेन, फिर ये हो गया लाइट वाला स्टेन। ठीक है, तो ऐसा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये जो लाइट स्टेन है इसको अपन बोलते हैं यू क्रोमेटिन। इसको क्या बोलते हैं, यू क्रोमेटिन। ये जो डार्क वाला स्टेन है इसको अपन बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। इसको अपन बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है, इसे क्यों देखना था कि जो पतला वाला जो यू क्रोमेटिन है, लाइट स्टेन है, ठीक है, स्टेन लाइट है, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। मतलब अगर आपको मैं बोलूँ कि इन दोनों में से ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा, तो इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा और इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होगा। और जिन जिन लोगों को नहीं पता ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है, अभी अपन आगे देखेंगे, पर अभी के लिए समझो, जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है तो उस स्टेप को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उस स्टेप को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करने के लिए कौन सा अपन यहाँ पे डीएनए यूज़ करेंगे? डीएनए तो होता ही है, डीएनए की थोड़ी बड़ी वाली यूनिट उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन कौन सा यूज़ करोगे? तो एक तो हो गया यू क्रोमेटिन, एक हो गया हेटेरोक्रोमेटिन। तो मैं बोलूँगा यू क्रोमेटिन यूज़ करोगे क्या? हाँ बिल्कुल यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन है, पतला सा है। ठीक है, लाइटली स्टेन बोलते हैं, पतला तो नहीं बोलेंगे, लाइटली स्टेन। और जो ज़्यादा डेंसली पैक्ड है, स्टेन डार्क है, उसका
हेटेरोक्रोमेटिन वो मुश्किल है, ठीक है। अब ज़रा देखो, अब यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं 1926 में। ये आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे डिस्कवरी हुई है, ठीक है। जैसे अगर अपन बोलें, जो लोग थे पहले के, उन लोगों ने प्रूव करके दिखाया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल था। अपने को तो आज पता है डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, और पहले इसके पीछे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर की यहाँ पर कुछ स्ट्रेन, मैं बता देता हूँ हुआ क्या है। इसे ट्रांसक्रिप्शन के एक्सपेरिमेंट अगर समझेंगे तो अपने को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ये बोलता है कि यहाँ का जो साइंटिस्ट है जिसका नाम ग्रिफिथ है, उसने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, उसने एक लिया वायरुलेंट स्ट्रेन। एक क्या लिया? वायरुलेंट स्ट्रेन। व्हाट इज़ वायरुलेंट अभी देखेंगे, सब समझ में आएगा धीरे धीरे, बस देखो बस जल्दी से। ये वायरुलेंट इंसेक्ट तुम्हारे चूहे में इंट्रोड्यूस कराया, माइस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। दिस इज़ योर माइस, ये इसके पैर, ठीक है, ये इसकी आँख और ये माइस। तो इसके अंदर जब इंट्रोड्यूस कराया तो ये मर गया, तो ये मर गया, ठीक है, RIP रिप, मर गया। तो जब वायरुलेंट स्ट्रेन लगाया इसमें, वायरुलेंट स्ट्रेन लगाया इस माइस में, तो ये मर गया। सेम चीज़ अगर इस माइस के अंदर नॉन वायरुलेंट लगाया, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन लगाया, तो वो नहीं मरा, वो जिंदा रहा। वो कह रहा जिंदा रहा। लेकिन अब कहानी यहाँ से चालू होती है। जब माइस को वायरुलेंट स्ट्रेन दिया तब तो वो मर गया, लेकिन अगर उसको नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन दिया तब वो जिंदा था। अब अपन ने क्या किया, इसको, ये सेकंड वाली इक्वेशन को पकड़ो। जब माइस को नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन दिया तो वो जिंदा रहा। अब इसको अपन किस तरह से मार सकते हैं उस पर अपन ने देखा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। ग्रिफिथ ने सोचा यार ये नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन से क्यों नहीं मर रहा। तो उसने क्या किया, इस नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन के साथ कुछ कॉलोनी मिला ली, हीट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन की। अब हीट किल्ड क्या होता है? हीट किल्ड मतलब होता है कि उसको कुछ नहीं, तेज आंच पे गर्म कर देना। तेज आंच पे गर्म करने के बाद वो लगता है कि मर जाता है, लेकिन उसका डीएनए रहता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो होता ये कि जब इन दोनों को मिलाया जाता है, नॉन वायरुलेंट और हीट किल्ड वायरुलेंट वाले को, वायरुलेंट वो है जो कि इसको मार सकता है, जो कि डिसीज़ कॉज करवा सकता है, जो इसको RIP तक पहुंचा सकता है, रिप तक पहुंचा सकता है, ठीक है, रेस्ट इन पीस करवा सकता है। नॉन वायरुलेंट में क्षमता नहीं है कि इसको मार सके, तो यहाँ पर माउस जिंदा रहता है, चूहा मरता नहीं है। तो इसके साथ अपन नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन मिलाते हैं। ये जो बस यही है, वायरुलेंट के अंदर नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन मिलाने की प्रोसेस, ताकि वो वायरुलेंट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म में किया गया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर, इसको नीमोकोकस भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको एक कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को। तो उसमें से कुछ तो शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहा था और कुछ जो था वो रफ कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों था? क्योंकि जो एस स्ट्रेन था वो पॉलीसेकेराइड से कोटेड था और R स्ट्रेन में कोई पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं थी, ठीक है। और एच स्ट्रेन वायरुलेंट स्ट्रेन था, निमोनिया इन्फेक्शन करवा रहा था, और R स्ट्रेन नहीं करवा रहा था। अरे ये रही कल्चर प्लेट जिस पे अपन ने ग्रो किया। कल्चर प्लेट समझ में आता है ना? कल्चर प्लेट मतलब वो प्लेट जिस पे अपन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खेती कर सकते हैं, जिनको ग्रो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कल्चर प्लेट। उसको क्या बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं उसको। तो कल्चर मतलब कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उगाना, उनको ग्रो करना, ठीक है। उनको ऐसा मीडिया प्रोवाइड करना जिससे वो ग्रो कर सकें। अपने को अगर आलू की खेती करनी है तो अपन ऐसा कुछ उसको प्रॉपर धूप देंगे, उसको पानी देंगे, ताकि वहाँ पे आलू उग सके। वैसे ही वहाँ पर अगर अपने को बैक्टीरिया ग्रो करवाना है तो अपन प्रॉपर उसको उसका खाना देंगे, उसको पानी देंगे, ताकि वो मरे ना, जिंदा रहे वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या कि अगर अपन कल्चर प्लेट पे ग्रो कर रहे थे, तो अगर अपन देखें इसको खेती से, खेती में जो आलू निकला वो अच्छा निकल सकता है, खेती में जो आलू निकला वो बुरा निकल सकता है। खेती में जो अच्छा आलू है
वो अच्छा है, और जो बुरा है वो बुरा है। बुरा मतलब क्या हुआ, वो मीठा है। क्या है वो, मीठा है। और जो अच्छा आलू है वो कैसा है, वो टेस्ट में अच्छा है, टेस्ट में अच्छा है। ठीक है, ऐसे समझो। तो जो आलू है वो दो टाइप का हुआ, अच्छा आलू, बुरा आलू। बुरा आलू मतलब मीठा होगा, वो उसको लोग खाएंगे नहीं, वो ज़्यादा बिकेगा नहीं। अच्छा आलू वो होगा जिसका टेस्ट अच्छा होगा, तो वो अच्छे से बिकेगा, लोग उसको खरीदेंगे। तो सेम चीज़ है, सेम प्रिंसिपल इधर लगाओ। ये है अपना बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के अंदर कल्चर प्लेट ये रही। इस कल्चर प्लेट पे जब अपन ने उगाया तो अपने को दो तरह के बैक्टीरिया दिखे। एक बैक्टीरिया था आर स्ट्रेन वाला, एक था एस स्ट्रेन वाला। आर और एस से क्या मतलब, आर मतलब होता है रफ, आर मतलब होता है रफ, और एस मतलब होता है स्मूथ। एस मतलब होता है स्मूथ, मतलब स्मूथ से मतलब ये है कि इसने यहाँ पर स्मूथ कॉलोनी बनाई है और इसने यहाँ पर रफ कॉलोनी बनाई है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। समझ में आया। अब इसने क्या बोला है कि ज़रूरी है कि जो आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है, ठीक है, वो तो निमोनिया डेवलप नहीं करवाएगा। आर स्ट्रेन इज़ नॉट गुड क्योंकि वो रफ है, लेकिन स्मूथ वाला जो है क्योंकि उसके अंदर वो स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ है, उसमें एक कोटिंग होती है म्यूकस पॉलीसेकेराइड की, पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, इस वजह से वो क्या होता है, वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट मतलब कि तुम्हारे चूहे की बारह हो जाएगा, चूहे को रिप तक पहुंचा देगा। वायरुलेंस होती है उसमें। आर स्ट्रेन के अंदर वो चीज़ नहीं होती, इसलिए आर स्ट्रेन हो जाता है नॉन वायरुलेंट। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ देख सकते हो। अब ज़रा इसमें बोलो ये क्या हुआ यहाँ पे। एस स्ट्रेन को जब अपन ने माइस में इंजेक्ट कराया तो माइस मर गया। क्यों हुआ, क्योंकि एस मतलब स्मूथ कॉलोनी, म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी, तो जैसे ही माउस में इंजेक्ट कराया वैसे ही माउस मर गया। लेकिन आर स्ट्रेन को जब इंजेक्ट कराया तब माइस जिंदा था। बहुत ज़रूरी है। क्यों जिंदा था, क्योंकि भाई आर स्ट्रेन वायरुलेंट नहीं था, आर स्ट्रेन वायरुलेंट नहीं था, उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि इस माइस को मौत की नींद सुला सके। तो अब देखो हुआ क्या। अच्छा, ये स्ट्रेन अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जिसको नहीं पता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया न्यूमोकोकस को भी बोलते हैं इसको। तो ये निमोनिया कॉज कराता है, उसका नाम से क्लियर है, नीमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया कॉज कराता है। तो हुआ क्या कि अपन ने, इसने कुछ सेटअप किया ग्रिफिथ ने, इसने क्या किया कि ये जो आर स्ट्रेन है ये माइस को जिंदा छोड़ रहा था, तो इसने क्या किया, इस आर स्ट्रेन के साथ हीट किल्ड एस स्ट्रेन जिसे मैंने पहले बताया उसको यूज़ किया, माउस में डाला तो माउस मर गया। ये मेन एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, इसके पहले वाला एक्सपेरिमेंट ये देखो, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया तो इसको भी हीट किल्ड किया, कि ये तो भाई इंजेक्ट कर रहा था, माइस मर रहा था, रेस्ट इन पीस हो रहा था, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं क्या जिस वजह से माइस जिंदा रहे। तो इसने जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को डाला माइस के अंदर, ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को डाला माइस के अंदर, तब माइस जिंदा था, मतलब सेम ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, तो पूछे कोई कि एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन में कन्वर्ट हो सकता है क्या, तो आंसर है कन्वर्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन हीट किल्ड करने पर आप ऐसी कंडीशन बना सकते हो कि माउस जिंदा रहे, माउस जिंदा रहे। ठीक है, क्या आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है, अगर आप उसको हीट किल्ड एस स्ट्रेन में रखो तो। हीट किल्ड एस स्ट्रेन में लिविंग आर स्ट्रेन को रखोगे तो वो वायरुलेंट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वायरुलेंट हो जाएगा। तो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था छोटा सा। कब किया गया था, डेट इंपॉर्टेंट याद रखना, डेट है 1928, 1928। आज़ादी से पहले ग्रिफिथ ने चूहे को आज़ादी दिलवा दी थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से मार करके। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया 1928, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट। देखो, ग्रिफिथ ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और अपने को बताया। इसने बताया क्या, पहली बात तो ये चीज़ ज़रा देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा यहाँ सब लोग फोकस करो फटाफट से। इसने बताया कि आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर। इसने क्या बताया, जो आर स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म हो गया हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन के पास कुछ ऐसा था जिसने आर स्ट्रेन को क्या करवा दिया, वायरुलेंट में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, वायरुलेंसी करवा दी। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई थी। फिर अपन ने देखा
एक और एक्सपेरिमेंट, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ओस्टवाल्ड एवरी, इसको बोलते हैं एवरी मैक्लियोड मैककार्थी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एवेरी मैक्लियोड मैककार्थी एक्सपेरिमेंट हुआ था 1933 से 1944 में। ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कर दिया ग्रिफिथ ने, ठीक है, चूहे को मार दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला था वो था एवरी मैक्लियोड मैककार्थी का एक्सपेरिमेंट। इसने क्या बताया अपने को, इसने बताया था कि देखो अपने को तो पता है कि जो माउस था उसके अंदर जो आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट थी और जो एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट है, जो कि बैक्टीरिया को नहीं मारेगी। तो जब अपन हीट किल्ड आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के साथ मिलाते हैं तो बैक्टीरिया मर जाता है, बैक्टीरिया डाई हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ इधर अप्लाई होती है कि जब अपन ने, देखो यहाँ क्या किया है, जब अपन ने प्यूरिफाइड बायोकेमिकल नेचर, इसने क्या किया, डीएनए आरएनए प्रोटीन क्या था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से निकल करके आर स्ट्रेन में चले गया। ठीक है, मतलब अपने को बताया आर स्ट्रेन होता है, एस स्ट्रेन होता है। आर स्ट्रेन रफ है मतलब नॉन वायरुलेंट, एस मतलब स्मूथ है, पॉलीसेकेराइड की लेयर की वजह से स्मूथ है और ये किल करेगा। तो ऐसा क्या हुआ जो एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, तो वो डीएनए था, वो इसका डीएनए था, वो इसका आरएनए था, ये चीज़ देखी गई, वो इसका डीएनए था या वो इसका आरएनए था। तो ही प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल नेचर एंड उसने क्या बताया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म द आर सेल इनटू द एस सेल्स। ठीक है, फिर देखो आगे क्या हुआ, उसने ये देखा कि डीएनए ही है वो चीज़, ये देखो ये चीज़ प्रूव हो गई, डीएनए ही है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है ये पूरी चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, स्मूथ को रफ कॉलोनी नॉन वायरुलेंट, स्मूथ वायरुलेंट, तो रफ को स्मूथ में कन्वर्ट कराने का काम डीएनए है, डीएनए करवाता है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ऐसा कैसे पता चला उसको, उसने जब इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में प्रोटीएज डाला, प्रोटीएज जिसको नहीं पता मैं बता दूं, प्रोटीन को ख़त्म कर देता है, प्रोटीन का दुश्मन होता है। तो जब अपन ने प्रोटीन को ख़त्म करवाया तो क्या ये जो प्रोसेस थी ये हो रही थी, तो हाँ हो रही थी। तो क्या इसने आरएनएज एंजाइम यूज़ किया, आरएनएज जिसको नहीं पता मैं बता दूं, आरएनए को ख़त्म करवा देता है। तो क्या ये स्टेप हो रही थी, हाँ हो रही थी, ग्रिफिथ की ये वाली एक्सपेरिमेंट हो रहा था। फिर उसने डीएनएज डाल के देखा, तो उसने ये देखी क्या ये प्रोसेस हो रही थी, जिनको नहीं पता बता दूं, डीएनए को किल करता है। तो क्या ये स्टेप हो रही थी, ये स्टेप नहीं हो रही थी। तो इससे पता चला डीएनए ही वो चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। समझ में आया। अपन देखते हैं एक ऐसा प्रूफ, ये चीज़ तो समझ में आती, इसको कोई झुठला सकता है, इसको कल को बोल सकता है कि ये चीज़ तो गलत बोल रहे हो आप, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, कल से आप ही एक्सपेरिमेंट लेकर के खड़े हो जाओगे और आप बोलोगे कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हमको एक प्रूफ दो, ऐसा प्रूफ जो कि अनइक्विवोकल हो, जिसको झुठला ना सके। तो वो दिया था हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट में। हर्शे और चेस ने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया था। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। एक वायरस जो अपने को इन्फेक्ट कर रहा है, सर्दी खांसी करवा रहा है, एक वो जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसको बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले तो इन लोगों ने किया क्या, तो ये जो हर्शे और चेस थे इन्होंने बैक्टीरिया लिया, ठीक है, और वो बैक्टीरिया जो था उसके ऊपर यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज छोड़ दिए। बैक्टीरियोफेज छोड़ने पर क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज उनको देखना था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बैक्टीरियोफेज से इस बैक्टीरिया में गई। सीधी सी बात, बैक्टीरियोफेज के अंदर की कौन सी चीज़ गई जो कि इस बैक्टीरिया के अंदर गई और इसको इन्फेक्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ की, एक है रेडियो एक्टिव सल्फ़र और एक है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। एक है रेडियो एक्टिव सल्फ़र और एक है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। जिनको नहीं पता रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव ऐसी चीज़ समझो कि उन्होंने हाईलाइट किया। हाईलाइट मतलब कि ये देखो, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर,
उन्होंने ये मान लो सल्फ़र है और ये मान लो फॉस्फोरस है, ठीक है। ये है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब दिख रहे होंगे हाईलाइटेड है, ठीक है, सल्फ़र और फॉस्फोरस। तो रेडियो एक्टिव सल्फ़र और फॉस्फोरस यूज़ किए। तो इन्होंने किया क्या, ये रेडियो एक्टिव सल्फ़र रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को इन्फेक्ट करवाया। देखो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस किस में होगा, पहले उस चीज़ को समझो। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होता है अपने डीएनए में। डीएनए में फॉस्फेट होता है, अपन को पता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, और न्यूक्लियोटाइड में होता है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। तो फॉस्फेट में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। तो फॉस्फोरस इसलिए अपन ने किसका यूज़ किया, तो इससे पता चलता है डीएनए में फॉस्फेट होता है तो फॉस्फोरस होता है। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज़ करेंगे तो डीएनए चमचमा उठेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी यूज़ किया तो डीएनए हाईलाइट हो जाएगा। वहीं अगर रेडियो एक्टिव सल्फ़र यूज़ करेंगे तो सल्फ़र होता है प्रोटीन में, तो अगर रेडियो एक्टिव सल्फ़र यूज़ करोगे तो प्रोटीन शाइन करने लग जाएगा। तो सेल में बैक्टीरियोफेज में जहाँ जहाँ प्रोटीन होगा वो चीज़ जगमगा उठेगी, बल्ब की तरह पूरा मतलब हाईलाइट हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर अपन अब एक्सपेरिमेंट मेन देखते हैं। अब मेन एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि ये रहा अपना बैक्टीरियोफेज, ठीक है, और इसने इन्फेक्ट कराया इस सेल को। ये रहा बैक्टीरियोफेज और इसने सेल कराया, इसने इन्फेक्ट कराया इस सेल को। ये बैक्टीरियोफेज और इसने सेल को इन्फेक्ट कराया इस तरह से। तो दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने। सबसे पहले एक में देखा अपन ने कि जब सेल को डिवाइड किया तो इसने कुछ अंदर छोड़ा, ठीक है। अच्छा, ये दो पार्ट क्यों किए पहले ही समझो। एक पार्ट में अपन यूज़ कर रहे हैं रेडियो एक्टिव सल्फ़र, मतलब कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन। जिनको नहीं पता बता दें कि प्रोटीन का कोट होता है। तो पूरा बैक्टीरियोफेज समझो, ये हो गया बैक्टीरियोफेज, ये उसके अपेंडेजेस और बाकी सारी चीज़ें, इसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल। तो इसकी जो पूरी बॉडी है, इसके जेनेटिक मटेरियल को छोड़ करके उसमें प्रोटीन होगा। तो रेडियो एक्टिव सल्फ़र यूज़ करने पर उसकी पूरी बॉडी हाईलाइट हो जाएगी, प्रोटीन हाईलाइट हो जाएगा। और ये जो अंदर का जो डीएनए है, ये जो बचा कुचा डीएनए मतलब बैक्टीरियोफेज, ये रहा बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये जो डीएनए है ये इसमें होता है रेडियो एक्टिव सल्फ़र। रेडियो एक्टिव सल्फ़र यूज़ करोगे तो ये डीएनए जगमगा उठेगा, हाईलाइट होगा। अब ज़रा देखो इस एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पर ने यूज़ किया रेडियो एक्टिव सल्फ़र S35, ठीक है। तो ये देखो इसका डीएनए को छोड़ करके पूरी कैप्सूल चमकने लगी। तो ये देखो कैप्सूल चमक रही है, लेकिन इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल नहीं चमक रहा। सेम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, यहाँ पर अपन ने यूज़ किया है, ये सेम बैक्टीरियोफेज है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज़ किया गया है। उसने डीएनए को लेबल किया और प्रोटीन कोट में कुछ भी कलर नहीं है। प्रोटीन कोट में यहाँ कलर है तो हाँ है, यहाँ प्रोटीन कोट में कलर नहीं है। क्या यहाँ डीएनए में कलर है? नहीं, यहाँ डीएनए में कलर नहीं। क्या यहाँ डीएनए में कलर है? हाँ दिख रहा है हमको, ये रेड कलर का कलर दिख रहा है ना, ये जो रेड कलर दिख रहा है अंदर, दैट इज़ डीएनए का कलर। अब ज़रा देखो, जब सेल को इन्फेक्ट किया गया तो अपन ने देखा कि ये देखो, ये हो गई अपना प्रोटीन वाली सेल। कैसे पता? प्रोटीन कोट में होता है, और कोट मेरे को लाल दिख रहा है, इसमें लाल कोट दिखे मतलब समझ लो प्रोटीन है। तो अंदर कुछ ब्लैक कलर का गया, बाहर प्रोटीन बाहर ही रह गया, ठीक है। फिर ये हुआ अपने पास में। अगर अपन बात करें इन्फेक्शन, सेम चीज़ अगर डीएनए होता है तो इसके अंदर का मटेरियल अंदर गया और ये हाईलाइट होने लग गया, चमकने लग गया। अब अपन बाकी की स्टेप समझो। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्फेक्शन, क्योंकि बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया। दूसरा होता है ब्लेंडिंग मतलब क्या हुआ कि ये पूरे क्रोमोसोम के साथ मिक्स हो गया। और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? अच्छा, ब्लेंडिंग मतलब कि ये जो अपना बैक्टीरिया का डीएनए होता है और ये जो वायरस का डीएनए होता है, ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, ब्लेंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अगली प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज कर देना, मतलब कि ये अभी तक यहाँ दिख रहे हैं बैक्टीरियोफेज, ये देखो ये दिख रहे हैं अपने को बैक्टीरियोफेज, यहाँ भी दिख रहा है बैक्टीरियोफेज। तो ये बैक्टीरियोफेज को उड़ा देना मिक्सी की तरह। अपन को पता है मिक्सर जो रहता है वो क्या करता है, मिक्सर जब भी घूम रहा होता है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, ठीक है। ये देखो, ये हो गया मिक्सर के अंदर की चीज़। तो मिक्सर के अंदर की जो भी चीज़ होगी वो फटाफट कहाँ गिरेगी? वो मिक्सर का ढक्कन पे, मिक्सर का ढक्कन या मिक्सर का जार, वहाँ पे बहुत तेज़ी से गिरती है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या हुआ, ये बैक्टीरियोफेज हट गए, क्योंकि बैक्टीरिया को गोल गोल घुमाया गया, गोल 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 बैक्टीरिया घुमा, तो ये जितनी भी चीज़ें सब बाहर फेंका गई, ठीक है। तो अपने को मिला क्या? रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेड में रेडियो एक्टिव सल्फर था, लेकिन लेकिन लेकिन
रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट बट नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सेल्स। सुपरनेटेंट में तो मिल गया रेडियो एक्टिव सल्फर, होना भी चाहिए, लेकिन इनसे जो सेल बनी उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था, मतलब सल्फर पास नहीं हुआ। सल्फर प्रोटीन कोट है, प्रोटीन पास नहीं हुआ, सीधी सी बात है। दूसरा एक्सपेरिमेंट था जिसमें फॉस्फोरस यूज़ किया गया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेल्स में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, हाँ भाई सही है, लेकिन यहाँ पे सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था। समझ में आया? सेल्स के अंदर तो रेडियो एक्टिव सल्फर था लेकिन सुपरनेटेंट के अंदर नहीं था। तो इसका मतलब क्या समझे कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ गई, सेल के अंदर गई तो वो गई रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। इसका मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब डीएनए एक सेल से निकल करके दूसरी सेल में गया, मतलब कि बैक्टीरियोफेज से निकल करके डीएनए कहाँ गया, इस सेल में गया, ई कोलाई की सेल में गया, ये बैक्टीरिया की सेल में गया। ठीक है, तो ये था हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट, जिसने अपने को बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज टू द बैक्टीरिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब ज़रा देखो डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है। दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये चीज़ पता है अपने को, लेकिन क्या इसके अलावा भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर वो ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल करे तो अपन उसको बोलेंगे कि ये बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल होगा और अपन जेनेटिक मटेरियल की काउंटिंग में रख देंगे। जैसे कि अगर वो खुद का रेप्लिकेशन करवा सकता है, ठीक है, अगर वो खुद का रेप्लिकेशन करवा सकता है, वो स्टेबल है स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल, ऐसा नहीं कि वो उसमें कोई सा भी बॉन्ड जुड़ जा रहा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है, कभी हाइड्रेशन, कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तरह से स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कंटिन्यूसली अपने को क्या दिख रहा है, अपने को कंटिन्यूसली यहाँ पर, मतलब वो बॉन्ड बैलेंस नहीं है। ठीक है, CH3 CH2 है और ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाती है क्योंकि यहाँ पे OH लगा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे स्लो चेंजेस दिखने चाहिए आपको। म्यूटेशन, व्हाट इज़ म्यूटेशन? देखो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है आपके पास में जब सडन चेंज हो डीएनए के अंदर, सडन वाला चेंज हो, जल्दी वाला चेंज हो डीएनए के अंदर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इवोल्यूशन और म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है? इवोल्यूशन सालों में होता है, इवोल्यूशन के कई करोड़ों साल लग जाते हैं तब जाके इवोल्यूशन होता है, लेकिन अगर म्यूटेशन करवाना है तो वो तुरंत हो जाएगा। तो किसी भी सेल के अंदर म्यूटेशन कराना है तो वो जल्दी से हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये अपने पास में गाय है, ठीक है, ये गाय है और इस गाय के अंदर, इस गाय का कलर है लाल और इसमें है वाइट कलर के स्पॉट, ब्लैक कलर के स्पॉट है, वाइट कलर की गाय है उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये फटाफट से 15 दिन तो नहीं बोल सकते, करीब अगली जनरेशन के अंदर फटाफट से ये क्या हो गया, ये स्पॉट चेंज हो गए और ये बन गए रेड कलर के। तो सडन चेंज हुआ है, मतलब कि म्यूटेशन हुआ है। मतलब क्या हुआ है? म्यूटेशन हुआ है। इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ समझो। तो 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई, एक तो रेप्लिकेशन बनाना, दूसरा स्टेबल होना, तीसरा म्यूटेशन करवाना, और फोर्थ होता है मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना। अपन देखेंगे मेंडेलियन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स देखेंगे, मॉलिकुलर अपन जब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तब उसमें देखेंगे मेंडल ने क्या क्या प्रिंसिपल दिए। तब तक के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी समझो कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। देखो डीएनए जो रहता है वो तो जेनेटिक मटेरियल है, ये चीज़ समझ में आ गया। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के अलावा बहुत सारे काम करता है, जैसे कि वो मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। जिसको नहीं पता मैसेंजर आरएनए क्या होता है, एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। एमआरएनए मतलब डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको बोलते हैं एमआरएनए। ठीक है, फिर आता है टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, मतलब कि ये एक मॉलिक्यूल होता है जो अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करने वाला टीआरएनए होता है। तो ये मैसेंजर आरएनए, अडेप्टर मॉलिक्यूल, ये सारे आरएनए के फंक्शन है जो परफॉर्म कर रहा है। अब देखो डीएनए और आरएनए में से कौन सी ऐसी सेल है जो ज़्यादा स्टेबल है? डीएनए एक सेल है, डीएनए उसके अंदर है,
एक सेल है, आरएनए उसके अंदर है, दोनों में से स्टेबल कौन होगी? तो ज़रा देखो, आरएनए तो बहुत सारे काम कर रहा है, वो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह का भी काम कर रहा है, वो 10 तरह के काम कर रहा है, एमआरएनए की तरह भी काम कर रहा है, अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन डीएनए का स्पेसिफिक फंक्शन है। तो कौन ज़्यादा उथला पुथला है, ज़रा सा स्ट्रेस देने पे किसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी? तो हम बोलेंगे आरएनए। आरएनए स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी डिसाइड करने में, ठीक है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि आरएनए का क्योंकि कैटालिटिक फंक्शन होता है, तो डीएनए लेस रिएक्टिव है और ज़्यादा स्टेबल है। तो बेटर अच्छा इनमें से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? तो डीएनए इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। म्यूटेशन कौन शो करता है? म्यूटेशन दोनों ही शो करते हैं, डीएनए भी शो करता है और आरएनए भी शो करता है। लेकिन अपने को पता है आरएनए अनस्टेबल है, इसलिए वो ज़्यादा रेट से म्यूटेट करेगा। तो म्यूटेशन ज़्यादा किस में होगा? आरएनए में ज़्यादा म्यूटेशन होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब अपन देखेंगे अगली क्लास में आरएनए वर्ल्ड और रेप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। अपन देखेंगे कि कैसे एक डीएनए मॉलिक्यूल अपना हम शक्ल डीएनए मॉलिक्यूल बना लेता है, वो भी कुछ ही मिनटों में, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब एक का दो होना, एक का दो होना, ठीक है। ये डीएनए था अपने पास में, तो ये कैसे दो में कन्वर्ट होता है अपन ये देखेंगे रेप्लिकेशन में, ठीक है। तब तक के लिए अगर जिसने ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर नहीं दिया है, देखा है, तो वो यहाँ पर जा कर के क्लिक कर सकता है और देख सकता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर। बहुत अच्छे से समझाया गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम हो चुका है यहाँ पर, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम हो चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है, लोकोमोशन मूवमेंट, एंडोक्राइन भी हो चुका है, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी करवा दी है मैंने। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, फटाफट से जाके पहले देख लो ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर है। और ये वाला टॉपिक जो मैंने समझाया है आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, सी यू।